कोरोना के बढ़ते मामलों को देख पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से की फोन पर बात। कोरोना को लेकर साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने की दी सलाह। झारखंड में बेकाबू होता कोरोना, सीएम सोरेन के बड़े बेटे भी आए कोरोना की जद में, होम आइसोलेशन में है नितिन सोरेन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन का कहर झारखंड में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सूबे के मुख्यमंत्री को फोन किया और कोरोना के वर्तमान परिस्थितियों के बारे में बताया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। टेलीफोन लगाया और इधर से तो बात नहीं हो पाई थी, लेकिन कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री ने हमें रिंग बैक किया। फिर हमारी उनसे बात हुई और हमने मुख्यमंत्री को ये कहा कि भाई पहले तो आप कम से कम 1 सप्ताह के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगाइए ताकि इस चेन को हम लोग ब्रेक कर सकें। तो उन्होंने हमारी बात को सुना है, उन्होंने कहा कि हम लोग विचार करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जितनी भी खबरें आ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, लगता है कि राज्य की जनता इस वक्त चाहती है कि लॉकडाउन हो। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार फोन लाइन पर मौजूद हैं। शुभम, जिस तरीके से झारखंड में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में पक्ष विपक्ष सभी कोरोना को काबू करने के कयास लगा रहे हैं और ऐसे में पूर्व सीएम ने फोन किया है हेमंत सोरेन को और कहा है कि साप्ताहिक लॉकडाउन लगाना अब जरूरी हो गया है। राज्य की जनता के मन में भी एक डर का माहौल जरूर बना हुआ है और इसी वजह से राजधानी रांची की और झारखंड के तमाम जिलों की सड़कें अब सन्नाटा में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। उसी कड़ी में कह सकते हैं भाजपा के विधायक दल के नेता झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस बार वह लॉकडाउन लेने के पक्ष में निर्णय रखें और जिस तरीका से परिस्थितियां हैं उसको काबू पाने के लिए लॉकडाउन लगाना बेहद जरूरी है। नहीं तो परिस्थितियां जब हाथ से निकल जाएगी तो इस पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जी, जिस तरीके से लगातार शुभम कोरोना झारखंड में बढ़ता जा रहा है, इस तरीके से लॉकडाउन की जरूरत तो है, लेकिन राज्य की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाने से डगमगा सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए राखी, एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, अगर राज्य की जनता ही जीवित नहीं रहेगी तो उस अर्थव्यवस्था को रखकर क्या फायदा है। सवाल ये है, इसीलिए राज्य की जनता भी अब हेमंत सरकार से गुहार लगा रही है कि जल्द से जल्द लॉकडाउन लगा दिया जाए, क्योंकि जो मौजूदा परिस्थिति को जो मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्ट पर रहकर देखा है वो स्थिति बहुत ही भयावह स्थिति है। कह सकते हैं शवों की कतारें लगी हैं लेकिन जलाने वाला कोई नहीं है। तो आप समझ सकती हैं कि जो परिस्थितियां वो बद से बदतर होती जा रही है। इसमें अर्थव्यवस्था को छोड़कर अब राज्य की जनता की जिंदगी पर हेमंत सरकार को निर्णय लेने की आवश्यकता है और कह सकते हैं अब राज्य की जनता और विपक्ष में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोग यह मानते हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो परिस्थितियां हाथ से निकलती जा सकती है। जी बिल्कुल शुभम, अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो राज्य में जो हालत है वो और भी बद से बदतर हो सकती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बड़े बेटे नितिन सोरेन भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। आपको बता दें कि सैंपल जांच रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं सीएम के बड़े बेटे नितिन अभी होम आइसोलेशन में हैं और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मधुबनी में हुए नरसंहार के बाद विपक्षी दलों और स्वर्ण सामाजिक संस्थाओं का प्रहार नीतीश सरकार पर लगातार जारी है। वहीं अब अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल ने नीतीश सरकार पर हमला बोला और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने के साथ ही जो दोषी हैं उन्हें उम्र कैद की सजा देने की मांग की। अभी तक जो अपराधी है
उसे उम्र कैद की सज़ा, मृत्युदंड की सज़ा नहीं सुनाई गई है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं बिहार सरकार नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं और पूछना चाहता हूं कि अभी तक उस परिजन से मिलने आप क्यों नहीं गए, जबकि सारे लोग गए, पूरा महकमा वहां गया। आपका जो आला नेता है, ना आप किसी भी प्रकार का आपके तरफ से ना आश्वासन हुआ, ना आप वहां मिलने गए। उसके जो परिवार है, परिजन है, न उसे आर्थिक सहायता किया गया, ना नौकरी दिया गया, न उसे सुरक्षा दिया जा रहा है। उल्टे अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है। और वहाँ का बेनीपट्टी का जो थाना प्रभारी है, उनकी संलिप्तता इसमें है। मैं चाहता हूँ कि इस केस में उन्हें अभियुक्त बनाते हुए केस की आगे की कार्रवाई की जाए। वहीं बिहार में कोरोना की स्थिति और नीतीश सरकार की नाकामी पर विपक्ष ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। नीतीश सरकार पर जाप प्रवक्ता संजय सिंह ने हमलावर होते हुए कहा कि नीतीश सरकार कोरोना की लड़ाई में पूरे तरीके से फेल है और जाप का एक कार्यकर्ता पप्पू यादव के नेतृत्व में पूरे बिहार की सेवा करने के लिए तैयार है। इस विकट समस्या जो कोरोना काल का है, इस समस्या में जुझारू रूप से सेवा करने के लिए तत्पर है। आपने देखा हो कि जो काम सरकार को करना चाहिए वह काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। सरकार के पास आपने देखा कितनी खामी है। लगभग 14 महीना हो गया कोरोना काल में प्रवेश किए हुए, और 14 महीना के अंदर इन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसका परिणाम है कि पूरा शहर से लेकर के गांव लाश में तब्दील होने जा रहा है। भूखमरी की स्थिति बहाल है, लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन जो पलायन कर रहे हैं उनकी भी पूरी व्यवस्था नहीं है। न रोजगार की गारंटी है, न उनके स्वास्थ्य की गारंटी है। वहीं सुल्तानपुर में लभुआ विधानसभा से चुनावी दौर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल लभुआ विधायक देवमणि द्विवेदी का नाम वोटिंग लिस्ट से गायब है। इसकी जानकारी तब हुई जब वो सुबह मतदान करने के लिए बूथ पर पहुंचे। इस दौरान जब वोटर लिस्ट खंगालनी शुरू की तो वो हैरान हो गए, क्योंकि उनका नाम सूची में नहीं था। हालांकि उनकी पत्नी का नाम सूची में था और उन्होंने मतदान भी किया। दरअसल सुल्तानपुर में पंचायत चुनाव में मतदान हो रहा है, जिसको लेकर वो मतदान देने पहुंचे थे। सुल्तानपुर के पंचायत चुनाव में फर्जी वोटिंग रोकना महंगा पड़ गया। मामला कुरेभार थाना क्षेत्र का है, जहां भटकौली रामापुर गांव में फर्जी वोट डाले जा रहे थे। जब लोगों द्वारा फर्जी वोटिंग को रोकने का प्रयास किया गया तो फर्जी वोटरों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए। आनन फानन में दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को लखनऊ रेफर कर दिया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और हमलावरों की तलाश कर रही है। रायबरेली में पंचायत चुनावों को निष्पक्ष कराने के लिए अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से लगातार चुनाव का फीडबैक भी लिया जा रहा है। ताज़ा मामला जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय का है, जहां हाथों में तख्तियां और सैकड़ों से ज्यादा महिला और पुरुष नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। इन लोगों का आरोप है कि पिछले 7 दशकों से हमारे यहां एक ही परिवार में प्रधानी और ब्लॉक प्रमुख है। इस बार हम लोगों ने अपने बीच के एक व्यक्ति को प्रधानी चुनाव लड़ाने का फैसला लिया तो मतदान नहीं करने दिया गया। इसके साथ भी मारपीट भी की गई। हम लोग अपनी हिम्मत जुटा करके प्रत्याशी को खड़ा किया। हरिजन सीट आई थी, उसमें जो है 12 बजे तक तो पोलिंग बूथ पर सही चला। उसके बाद जब 2-3 बजा तो हम लोगों से ज़बरदस्ती वोटिंग करवाई जाने लगी। पोलिंग बूथ पर जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो हम लोगों को जो है गाली गलौज करके वहाँ से भगाने की कोशिश की गई। उसके बाद हम लोगों को मारा पीटा गया, दौड़ाया गया, उसमें गाड़ी कुछ से कुचलने का भी प्रयास किया गया।
हम लोग परेशान हैं। वहाँ पर अपने कोतवाली में जो है एप्लीकेशन दिया, हमारे लोग कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे जो लोग चोट चपेट खाए उनकी डॉक्टरी तक आज तक नहीं हुई। तो आज कहाँ आए हैं? आज हम लोग यहाँ एसपी ऑफिस पे हैं। क्या मांगे कर रहे हैं आप लोग? अरे हमारी सुनी जाए, हमारे लोगों को जो है हमको न्याय मिले। हमारे यहाँ कभी भी ब्लॉक प्रमुखी, प्रधानी, बीडीसी हमेशा उन्हीं के यहाँ रहती है। किसके यहाँ? हरचंद बहादुर सिंह के यहाँ। तो जो है गांव में कभी विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ। हमारे घर का रास्ता अभी भी हमारे गांव का ऐसा है कि बरसात में 3 महीने पानी भर जाता है कमर तक, और दूसरा जो रास्ता है उसमें कीचड़ हो जाता है। यहाँ तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, ना मोटरसाइकिल निकल पाती है। तो हमारे गाँव वासियों ने इस बार निर्णय लिया कि प्रधान कोई दूसरा बनाएंगे। तो एक हरिजन उम्मीदवार हम लोगों ने खड़ा किया, उसके पक्ष में हम लोग प्रचार प्रसार किए, वोटिंग करवा रहे थे। मैं पोलिंग पे मतदान करता था, वहाँ पर जब ज़बरदस्ती वोटिंग करवाई जाने लगी तो उसका हमने विरोध किया, जिससे मुझको दौड़ा दौड़ा के पीटा। एक मारपीट का मामला आया है, जिसके संबंध में मैंने सीओ दलमऊ से वार्ता किया हूँ और उनको एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिया हूँ। वो सीओ दलमऊ साहब इसकी जांच करके जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे। भारत देश को आज़ाद हुए तो कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण गुलामी की जंजीरों में कैद हैं। ऐसा ही एक मामला आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में देखने को मिला, जहां जगतपुर थाना क्षेत्र के से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंचे थे। वहां दबंगों का कहर इस कदर है कि पुलिस उनका मुकदमा तक नहीं लिख रही है। ग्रामीण थाना जगतपुर पहुंचे थे, लेकिन थाने पर उनकी रिपोर्ट न दर्ज कर उनको भगा दिया गया। अब न्याय की गुहार लगाने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात पुलिस अधीक्षक से तो नहीं हुई, लेकिन नगर क्षेत्र अधिकारी से हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही दोषियों के ऊपर और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई क्या होती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या इन ग्रामीणों को न्याय मिल पाता है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ वीआईपी न्यूज़, असद खान, राय। वहीं रामगढ़ में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले दुकानदार और सब्जी बाजार लगाने वालों को जिला प्रशासन के द्वारा फटकार लगाई गई और उसके बाद सब्जी बाजार को बंद करने को कहा गया। आपको बता दें कि रामगढ़ के कई क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजार लगाई जाती है, जिसमें किसी भी तरह की सरकारी कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं होता है। इसी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। राजू राठौर जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि लोगों को ये भी अपने चैनल के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं और इन्होंने पूछा हमारा मंतव्य इस कोविड-19 को लेकर के। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को एहतियात बरतना है और चूँकि फर्स्ट फेज का जो कोरोना काल रहा है उसकी तुलना में ये सेकेंड फेज वाला काफ़ी आक्रामक। बच्चे लोग नहीं आए बाजार में और मैंने सब्जी मंडी को लगने दिया जाए और मैंने गाइडलाइन के अंदर ही, और हम लोग जो है मास्क का यूज करेंगे लेकिन सब्जी मंडी को लगने दिया जाए। वहीं प्रयागराज से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण एक गर्भवती महिला का फुटपाथ पर अपने बच्चे को जन्म दिया। दरअसल प्रयागराज में जब वही गर्भवती महिला सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची तो उसे एएनएम द्वार अस्पताल से भगा दिया गया, जिसके बाद फुटपाथ पर दुकानदारों के द्वारा चद्दर से ढककर महिला का प्रसव कराया गया। इतना ही नहीं, जब मदद के लिए एम्बुलेंस को बुलाया गया तो एम्बुलेंस भी मौके पर नहीं पहुंचा। क्यों निकाली? डिलीवरी नहीं होगी, हम बना ही देते हैं। हाँ देख लेंगे डॉक्टर कैसे हैं, डिलीवरी बेचारी सड़क पे हो गई। प्रयागराज से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर है, जहां गर्भवती महिला जब डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची तो उसे अस्पताल से वापस भगा दिया गया और इसके बाद दर्द में ही महिला अस्पताल से बाहर आई और कुछ दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने मिलकर महिला की मदद की और चद्दर से ढककर डिलीवरी करवाई। तस्वीरें आपके सामने प्रयागराज से, जहां अस्पताल के और स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है।
भले ही योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के कितने भी दावे कर ले या स्वास्थ्य विभाग कितने भी दावे कर ले कि जो सेवाएं हैं वो लगातार लोगों को दी जा रही हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरों से तो साफ पता चलता है कि किस तरीके की लापरवाही बढ़ती जा रही है। वहीं बेगूसराय पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पुलिस ने बेगूसराय और खगड़िया का टॉप 10 कुख्यात अपराधी ज्योतिष कुमार को बड़ी संख्या में हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ज्योतिष कुमार की गिरफ्तारी बलिया थाना क्षेत्र के शक्ति चोरा गांव से हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार ज्योतिष कुमार के पास से एक देसी बंदूक, USA निर्मित एक पिस्टल, इंडिया मेड एक पिस्टल, एक भुजाली और 5 जिंदा कारतूस और कई खोखा बरामद किया है। बलिया थाना के नगर गामा गांव के रहने वाले महाराणा सिंह के बेटे ज्योतिष कुमार पर बेगूसराय में कई संगीन मामले दर्ज हैं। दिनांक 18/4/21 को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार DSP प्रोबेशनर जो SHO बलिया हैं रविंद्र मोहन प्रसाद के नेतृत्व में टीम गठन की गई थी और हम लोगों को जानकारी मिली थी कि ये ज्योतिष कुमार कहीं पे है। तो इस संदर्भ में जब छापेमारी की गई तो ज्योतिष कुमार की गिरफ्तारी हुई और उसके साथ में सामान हुआ एक देसी बंदूक, ऑटोमेटिक पिस्टल, एक भुजाली, जिंदा कारतूस 8 और उसके साथ खोखा की बरामदगी हुई। इसका आपराधिक इतिहास हमारे यहाँ रहा है। इसके अलावा खगड़िया में भी इस पर कई कांड दर्ज हैं। अभी आगे की कार्रवाई की। कोरोना के बढ़ते प्रकोप में सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली का हाल भी लखनऊ जैसा हो गया है। जी हां, रायबरेली में शमशान घाटों पर शवों की वोटिंग चल रही है और यहां शव जलाने के लिए लकड़ी की भारी किल्लत है, जिसको देखते हुए फतेहपुर जिले से लकड़ियां मंगाई जा रही हैं। यही नहीं बल्कि शवदाह के लिए आम की जगह यूकेलिप्टस और चिलवल की लकड़ियों से काम चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से इन लकड़ियों का रेट भी आसमान लगातार छूता जा रहा है। लगभग 50-60 गाड़ियाँ आ जाती। 50-60 गाड़ियाँ। इससे पहले कितनी गाड़ियाँ आती थी? इससे पहले 10-12-15 जब में दुगना घूमना मत किया। जब लकड़ियों की बात की जाए तो किन लकड़ियों से लोगों को दाह संस्कार करना पड़ रहा है? भैया ऐसे तो आम की लकड़ी चलती थी यहाँ पर, आम की लकड़ी जलाया जाता था, लेकिन अब इस वक्त जो लकड़ी मिल जाए, बबूल, चिलवल, नींबी, महुआ, बैरी की जो भी लकड़ी मिल जाए उसी से जला। मोतिहारी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मास्क जांच अभियान चलाया गया और इस दौरान अरेराज अनुमंडल के सामने बिना मास्क वाले लोगों का चालान काटा गया। इसके साथ ही बिना मास्क के नहीं निकलने की सख्त हिदायत दी गई। इस दौरान प्रशासन की ओर से 3 अलग-अलग टुकड़ों में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। देखिए, सरकार का बस गाइडलाइन है कि मास्क अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। लोगों को समझाया जा रहा है ये जब तक लोग आदत नहीं डालेंगे तब तक ये ड्राइव चलेगा। तो आज सर कितने लोगों का चालान किया गया सर? अभी 2-3 टीम काट रही है, अनुमंडल की भी टीम है, अंचल की भी टीम है, थाना की भी टीम है। कोरोना के बढ़ते फैलाव के बीच कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने के आरोप में बाढ़ अनुमंडल प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां SDO सुमित कुमार ने मोकामा के 4 मॉल को सीज कर दिया है। इसके साथ ही मॉल मालिक पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं मोकामा शहर में सभी मॉल में कोरोना गाइडलाइन की उपेक्षा कर उपभोक्ताओं की भीड़ जुटाई जा रही है, जिसके बाद लोगों से मिली शिकायत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने आपात बैठक बुलाई थी, जिसमें चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्य भी शामिल हुए। इस दौरान जिला अधिकारी ने कोरोना को लेकर दिए गए आदेशों के बारे में बताया। इसके साथ ही कहा कि इसके तहत शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, मॉल बंद रहेंगे और किराना की दुकानें खुली रहेंगी और रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान जिला अधिकारी ने जनता से घरों में रहने की अपील की। प्रतिबंध बढ़ाए गए हैं ताकि कोरोना का जो संक्रमण लगातार फैल रहा है इस पर कुछ ब्रेक किया जा सके। इसको लेकर के जिले में भी सभी दुकानों को 6 बजे के पूर्व बंद करने का आदेश दिया गया है और उसी क्रम में उसकी मोडालिटी तय करने के लिए आज हम लोगों ने एसएसपी, एसपी सिटी, एसडीएम्स दोनों और डीएसपी और इसके साथ साथ जो जिले के विभिन्न जो प्रतिष्ठान हैं, जो व्यवसाय हैं, उसके प्रतिनिधियों के साथ, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, थोक व्यवसायी संघ, थोक वस्त्र विक्रेता संघ, इस तरह से अन्य फुटकर विक्रेता संघ के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ विचार विमर्श करके सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया गया है कि जिले में जो फल, सब्जी इत्यादि की जो दुकानें हैं, ये दुकानें सुबह से लेकर के शाम के 4 बजे तक संचालित होंगी। वहीं बेगूसराय में अचानक आग लगने से तकरीबन 300 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। इस घटना के बाद काफी देर तक उस जगह पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वहीं आग लगने से 50 लाख से अधिक संपत्ति जलकर राख हो गई। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते दिखे। घटना लाखों थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि अचानक एक घर में आग लगी। आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि सभी घर उसकी जद में आ गए। फिलहाल कई दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। इस घटना के बाद पूरी बस्ती में हाहाकार मचा हुआ है। अब हमें नहीं रही है, हमें चौक पर रही। हाँ, तो क्या जानकारी मिली आपको? फोन कर घरौली का क्या बिशनपुर टला में आग लग गया? कितना घर जला है? 200 से बेसी है ना? करा 300 से अधिक है। हाँ, तो बेसी, हाँ। कितना? 300। पूरा सामान सब जल गया? हाँ, सब सामान। ये कौन गांव का बस्ती था? ये बिशनपुर टला है। यहाँ पर एक मोहल्ला बसा हुआ था। हाँ। एक भी सामान निकाल पाए? सब कुछ ना है। तो सरकारी कोई व्यवस्था अभी तक? कुछ ना, खाना वाना बनाने में लग गया है, सिलेंडर से लगा था। हाँ, तो कितना घर? लगभग 300 घर होगा सर। तो कैसे लोग जान बचा कर भागा? सब सिलेंडर फूटा था, सब भाग गया सर। गाय एक तो जल गया, 2 गाय, एक बच्चा, 3 गो जल गया ना? तो कितना घर होगा पूरा एकदम आग? तो लगभग में 300 घर जला है सर। आबादी रखी 4-5 हजार से कम। सभी लोग बेघर हो गए? बेघर हो गए हैं। सभी सामान जल गए? सभी सामान जल गया सर। कोई एक भी सामान नहीं निकाल पाया? कुछ नहीं निकाल पाया सर। समस्तीपुर में गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई, जहां आग लगने से 2 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है। लोगों का कहना है कि गेहूं के खेत में बिजली के पोल में शॉर्ट सर्किट होने के कारण चिंगारी से भीषण आग लग गई और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंचने से लोगों में आक्रोश देखने को मिला। मुंगेर में एक बार फिर अवैध देशी शराब की तस्करी का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। वाहन चेकिंग की कड़ी में एक टेम्पो से भारी मात्रा में अवैध देशी शराब को बरामद किया गया है। इसके साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं मामले पर पुलिस ने दोनों व्यक्तियों पर अवैध शराब का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
संग्रामपुर पुलिस के द्वारा उसे 500 ml का 500 बोतल प्रत्येक 300 ml का देसी शराब प्लास्टिक के डिब्बे में पैक बरामद किया गया है, जो टेम्पो के छत के ऊपर बने तहखाने में छिपाकर रखा गया था। 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, एक व्यक्ति रितेश कुमार और दूसरा फागू मंडल है। इस संदर्भ में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते